अच्छा, लास्ट वीडियो में जो है ना हमने बात की थी कि जी। सिलेक्ट कैसे करवाते हैं डाटा। और उसमें हमने कनेक्शन पहले किया, फिर हमने डाटा डेटाबेस के अंदर से सिलेक्ट करवाया और उसको कार्ड्स के अंदर शो करवाया। अब हमारी जो न्यू चीज आती है, जो लास्ट में मैंने आपको जब मिले थे तब भी बताया था, वो आती है जी पोस्ट मेथड और गेट मेथड। डेफिनेट। इसको पीएचपी में लिखने का तरीकेकार जो होता है, पोस्ट को लिखने का तरीका होता है ये। वेरिएबल नेम, जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह ही गेट मेथड को लिखने का तरीकेकार भी सेम होता है, बस इसमें गेट आ जाता है। जी। अब आज हमने करना क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। हमने करना ये है कि जी ये हमारी जो वेबसाइट बनी हुई है आपकी, लोकल होस्ट। अब मैं इसमें से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो मुझे सिर्फ उस, अब जैसे मैंने प्रोडक्ट 3 के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे तो कुछ नेम कुछ और ही आ रहा है, जबकि यहाँ पे नेम तो प्रोडक्ट 3 आ रहा था। जी। तो प्रोडक्ट 3 ही इसका नेम आना चाहिए था। जी। अब इसको हम किस तरह से करेंगे कि भाईजान मैंने जिस पे क्लिक किया है जी वो ही सिर्फ मुझे दिखे, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। अच्छा। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ इतना देखा था जी, हमारे पास ये यूआरएल आ रहा है। जी यार। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जी इस यूआरएल में एक पैरामीटर पास करवाना चाहता हूँ। जी। तो मैंने जहां पे मैंने डॉट पीएचपी लिखा है, इसके आगे मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद मैं अपने वेरिएबल का नाम दूंगा, ये नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हो। मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट आईडी का नाम। जी। अब इतना तो मेरे पास आ गया। अगर हम यहाँ पर जाएं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, अब मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास ऊपर यूआरएल में प्रोडक्ट आईडी भी इसके साथ ही आ रहा है। जी। अब अब चक्कर ये है कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो जाहिर बात वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी होनी चाहिए। जी। तो हम इक्वल टू में कुछ भी आईडी दे देते हैं, मैं कहता हूँ 1। तो अगर अब मैं पीछे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब यूआरएल पे हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 1 भी आ रहा है। जी। अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि हमने इसको डायनेमिक किया था कुछ इस तरह से कि प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू तो हमारा उतना ही था। आगे मैंने पीएचपी का टैग ओपन किया और माय डाटा रो, ये हमने जिस तरह बाकी नेम भी शो करवाया था या कुछ भी, उसी तरह मैंने आईडी शो करवा दिया और पीएचपी का टैग बंद करवा दिया। जी। इतनी लाइन में कोई क्वेश्चन आपका? नहीं लग। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें हमने तो पहले वन स्टैटिक आईडी दी थी, लेकिन अब आईडी डायनेमिकली आ रही है। तो अब हम जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी आईडी डेटाबेस से पकड़ रही है। जी। कुछ इस तरह से कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसकी डेटाबेस में जो आईडी है वो आईडी है 4। ठीक हो।
तो अगर हम साथ में डेटाबेस को भी ओपन कर लें, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है, और प्रोडक्ट 4 जो है, ये वाला प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया था, इसकी आईडी हमारे पास आ रही है 4। जी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे किसी और प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट 7 को मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे प्रोडक्ट 7 की आईडी हमारे पास 7 ही है, तो यहाँ पे भी 7 आ रही है ऊपर। जी। तो ये आपको पता चल गया कि आईडी में कैसे लेके आया। जी। अब आईडी तो हमारे पास आ गई है। अब इस आईडी की मदद से हमने करना ये है कि हमने ये इस पेज का डाटा लोड करवाना है। ठीक है। मीन्स के प्रोडक्ट का नाम वही आना चाहिए जिसकी आईडी 7 है, जी। उसकी डिस्क्रिप्शन वही आनी चाहिए, उसकी कीमत वही आनी चाहिए। ये सारा डाटा हम डाटाबेस से उठाएंगे अपनी आईडी की मदद से, इस आईडी की मदद से। अब ये करना कैसे है, तो सिंपली हम अपने कनेक्शन पे आ जाते हैं जहां पे हमने पहले क्यूरी लगाई थी। ठीक है। अब हम एक और क्यूरी लगाएंगे। इस क्यूरी को मैं यहाँ पे, अच्छा, पीएचपी के अंदर जब कमेंट देना होता है तो हम ये लगाते हैं। तो मैं अब इसके अंदर कमेंट देता हूँ, सिलेक्टिंग डिटेल पेज डाटा। यहाँ पे मैं कह देता हूँ सिलेक्टिंग कार्ड्स डाटा। अब इसमें हमने करना ये है कि बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा, ज्यादा जी। कुछ डिफरेंट नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंट होगा तो कुछ वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा। ठीक है। लेकिन हमें हमारी अब इस क्यूरी में एक और चीज आएगी जिसको कहते हैं वेयर। ठीक है। ठीक है। अब ये वेयर क्या है, ये माई एसक्यूएल लैंग्वेज में वेयर का क्लाउस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको वेयर क्लाउस कहते हैं, और जब क्यूरी लिखते हैं तो उसमें वेयर इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी छोटी सी एक कह लें कि लॉजिक बताता हूँ आपको। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि एक मैं लाइन लिखता हूँ मैं लाइन आपको लिखता हूँ। हाँ, अब सपोज करो, एक मिसाल लो कि आप एक स्कूल में टीचर लगे हुए हो, जी। और मैं आपको वहां पे ड्यूटी असाइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जुबैर जाएं, मैं कहता हूँ जुबैर जाएं और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाएं जिनकी क्लास 9 है। जी। तो मैंने आपको 9वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। जी। अब अगर इसकी हम इंग्लिश लिखें ना, तो इंग्लिश कुछ ये बनती है, जुबैर गो एंड टीच दी स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज 9। एक जी। सिंपल लाइन ये बनती है। हम वो बिल्कुल प्योर इंग्लिश में नहीं जा रहे कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फला फला फला, नहीं, उसको इग्नोर कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास वेयर भी आ गया। जी। तो इससे ये पता चला कि वेयर वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे हमें बताना हो कि जहां पे ये चीज है वहां से मुझे पकड़ के ला दो। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारी जो प्रोजेक्ट हमारा ये हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स के टेबल से डाटा ले रहे हैं, इसकी एक मिसाल लेता हूँ। मुझे वो प्रोडक्ट्स दो जिसकी आईडी 3 है। जी। तो अब क्या होगा, इसकी इंग्लिश अगर बनाते हैं, गिव मी दोज प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज 3।
यही बनता है ना। जी। अब अगर इसकी माई एसक्यूएल की क्यूरी बनाएं तो इतनी तो हमारी सेम होनी चाहिए, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, इतनी तो सेम है कि प्रोडक्ट से सिलेक्ट कर लो। जी। अब आगे आ गया हमारा वेयर, मैंने लिखा वेयर, जी। जहां पर जो आईडी है वो इक्वल टू है 3 के। ठीक है। इसमें कोई आपको परेशानी? पता चल गया। पता चल गया। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि हम पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इनकी क्यूरीज के जो वेरिएबल नेम है ये थोड़ा डिफरेंट रखने लगा हूँ। इसको मैं कहता हूँ डिटेल पेज, और बल्कि डिटेल, और इसको मैं कहता हूँ डिटेल रिजल्ट, और इसको डिटेल क्यूरी कह देते हैं, चलो कुछ भी नाम रख सकते हैं। और इधर भी हमने डिटेल क्यूरी ही बताना है इसको। चलो, वेरिएबल हमने दे दिए, इतनी क्यूरी हमारी ठीक है। अब आगे मैंने लगाना है वेयर। जी। मैंने इसे कहा वेयर जहां पर आईडी हो इक्वल टू 3, सपोज कर। जी। अभी ये मैं स्टैटिक वैल्यू दे रहा हूँ, ये मैं वो वैल्यू नहीं दे रहा जो यूआरएल से आ रही है। जी। अभी सिर्फ मैंने वैसे ही लिख दिया 3 आईडी। अब होगा क्या, अभी हमने यहाँ पर कोई डाटा ऐसा फैच करवाया नहीं है, हमने यहाँ पे कोई डाटाबेस लगाया नहीं है, तो पहले हम इस डिटेल पेज पर भी थोड़ा सा अपना काम करते हैं। वो काम हमने सिर्फ क्या करना है कि जो हमारी जिस तरह होम पेज पे हमने इफ और वाइल लगाया हुआ है वो हमने वहां पर भी लगा देना है, सिंपल। मैं इसको जी। कॉपी करता हूँ, और ये मेरा डिटेल पेज है। अब डिटेल पेज जो है ना, इस पे ज्यादा मैटर नहीं करता कि इफ और वाइल ओपन कहाँ पे करना है, क्योंकि एक ही रिजल्ट आना है। अब एक आईडी मल्टीपल टाइम तो आ नहीं सकती, जी। तो एक ही रिजल्ट आना है, उसने कौन सा बार बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चुप करके यहाँ कंटेनर के ऊपर ही जो है इफ और वाइल ओपन कर देता हूँ। जी। और जहां पे कंटेनर बंद हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, नीचे फुटर शुरू हो रहा है, फुटर शुरू होने से पहले ही मैं इसको इफ और वाइल की ब्रैकेट्स को बंद कर देता हूँ। अब सिर्फ मैंने करना ये है कि मैंने ये जो वेरिएबल हैं वो रखूंगा जो इनके हैं। तो मेरे पास आ रहा है डिटेल रिजल्ट का वेरिएबल आ रहा है, मैं इसको यहाँ से ये रखूंगा। यहाँ पे भी मुझे ये वेरिएबल चाहिए। इतना तो हमारा डाटा तो आ गया एक तरह से। अब मैंने डाटा एको भी करवाना है, तो वो हमें पता है कैसे करवाते हैं जी, एको। और आगे मैं एक बार पीएचपी का टैग बंद कर लेता हूँ, और हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे जो है डाटा रो है, डाटा जी। रो। और यहाँ पर हमने नेम शो करवाना है, तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। अच्छा, अनडिफाइंड डेक्स नेम, सॉरी इसका नाम है प्रोडक्ट नेम। अब इसको इग्नोर करें, मतलब इसको इग्नोर नहीं करना। प्रोडक्ट 7 है, लेकिन मैंने क्यूरी में 3 लिख दिया था। जी। उससे क्या हुआ कि इसने प्रोडक्ट 3 लिख दिया यहाँ पर। जी। मीन्स प्रोडक्ट 3 नहीं, अगर ये जो 3 आईडी है, जुबैर, मैं इसको कुछ भी नाम रखता हूँ, जुबैर प्रोडक्ट, मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, पूरी नहीं हुई। तो 3 आईडी के अगेंस्ट, यानी कि इस आईडी, ये जो हमारी आईडी आ रही है 3, इसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट का नाम है वो जुबैर प्रोडक्ट आ रहा है। जी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जुबैर प्रोडक्ट ही नाम आ रहा है। जी। इसी तरह ही हम इसकी कीमत भी चेंज कर सकते हैं, तो वो भी सिर्फ उसी की शो करवाएगा। जिस तरह यहाँ पर मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट प्राइस, तो अगर हम सेव करें और यहाँ पर आके रिफ्रेश करें, अच्छा प्रोडक्ट प्राइस भी इसकी जो है
अच्छा, सिर्फ प्राइस है। जी चले ठीक है, सिर्फ प्राइस कह देते हैं। अब जो 3 की प्राइस है जी 780 रुपये, तो बाकियों की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कर देते हैं, 320, बल्कि आपको हम देते हैं 420। अच्छा जी, यार 900, उसके बाद 140, उसके बाद 260, उसके बाद 650। इसको थोड़ा रिलोड करते हैं। तो जी उसने बता दिया जी आपकी कीमत है 420। जी अच्छा, उसके बाद अब हमें तो पता चल गया कि 3 लिखूंगा। अगर मैं अपनी क्यूरी में जाके लिखता 4, 4 लिखता, अब मैं रिफ्रेश करता तो इसने प्रोडक्ट 4 का नाम शो करवा दिया। उसकी कीमत मेरे पास यहाँ पे 320 आ रही थी ID 4 पे। तो ये देखें आपने, उसका मुझे उसने शो करवा दिया। जी। ये एक एक कार्ड का करवाएगा? अभी तो वो एक एक का शो करवा रहा है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूं अपने होम डॉट PHP पे, और मैं यहाँ पे किसी पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट 7 पे क्लिक करता हूँ। अब ऊपर तो ID 7 आ रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट 4 आ रहा है, बराबर जी। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 4 आ रहा है। अब जी हम चाहते हैं कि यार ऐसे बार बार थोड़ी हमने चेंज करना है, जी ये तो डाटा खुद ब खुद उसे पकड़ना चाहिए, उसे पता होना चाहिए किस प्रोडक्ट पे आया है वो। जी। अब इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गेट मेथड का। बैक मैथ जी। अब गेट मेथड मैंने आपको बताया था कि ये URL से वैल्यू पकड़ता है। जी अब URL में क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो लिखोगे वो वेरिएबल बन जाएगा। तो हमारा ये वेरिएबल बन गया हुआ है, हमने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ID। जी तो अगर मैं अपना जाके यहाँ पर लिखूं $_गेट, और इसके अंदर मैं जो मैंने ये वाला वेरिएबल लिखा है प्रोडक्ट ID, तो मैं ये लिखता हूँ प्रोडक्ट ID, और इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू ये गेट, URL से पकड़ लो जहां पे वेरिएबल प्रोडक्ट ID होगा, इसके अंदर प्रोडक्ट ID आ जाएगी। वो ID आएगी जो इक्वल टू के बाद लिखी हुई है, चाहे वो 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। जी अब इस वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस 4 की जगह। जी। अब वेरिएबल तो आपको पता है कि चेंज हो सकता है। हो सकता है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 7 आ रही है, मैं इसको एंटर करता हूं तो इसने प्रोडक्ट 7 शो करवा दिया। जी अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ home.php पर, तो हाँ ठीक है। अच्छा, एक ये भी एरर अभी मैंने आपको बताना है, तो ये मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट 2 पर, तो इसने प्रोडक्ट 2 ओपन कर दिया, यानी कि 2 ID थी जिसकी, और उसने उसकी कीमत भी दिखा दी। जी इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट 5 देखना चाहता हूँ तो ये वो भी मुझे दिखा देगा प्रोडक्ट 5। यहाँ पे प्रोडक्ट 5 कौन सा है जी, ये इसकी ID 5 है और इसकी कीमत है जी 900। तो उसने वो ही सब कुछ करवा दिया शो। जी ये पता चल गया आपको कि वो ID पे कैसे डाटा पकड़ रहा है। जी अब हमें बार बार वो नहीं करना पड़ रहा कि हम अब 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, कुछ नहीं। वो यहाँ से वैल्यू पकड़ेगा, यहाँ पे 5 आ गई, तो प्रोडक्ट 5 का जो भी वो ID 5 का जो भी नाम होगा, जो भी कीमत होगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। जी। रिकॉर्डिंग हो रही ना? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन होता है मुझसे साथ ही पूछ भी सकते हो। जी अच्छा, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट ID यहाँ पर, जिस तरह मैं इसको क्लिक करता हूँ तो 8 लिखा आ गया है, और 8 ID पर मेरे पास उसका नाम, चले मैं कहता हूँ सैमसंग फोन। तो आ गया। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ पे सैमसंग फोन प्रोडक्ट का नाम आ गया जिसकी ID 8 है। जी यहाँ पर ID हम जो भी पास करवाएंगे, मैं यहाँ पे 4 लिखकर एंटर करता हूँ तो उसका नाम आ जाएगा। यहाँ जी पर मैं 6 लिखकर एंटर करता हूँ तो उसका नाम आ जाएगा।
तो जो भी हम आईडी यूआरएल में दे रहे हैं उसके अगेंस्ट वो डेटाबेस से वैल्यू पकड़ लेगा। तो ये पिक्चर का क्या हिसाब होगा? पिक्चर को भी हम अपलोड करेंगे, पिक्चर को हम फेच भी करेंगे, अभी तो डिस्क्रिप्शन भी रहती है, वो मैंने की नहीं, वो भी कर लेंगे। खैर, पिक्चर जो होगी। ये हाँ। ये मैंने खुद भी करके देखी डिस्क्रिप्शन। हाँ, वो तो सिंपल है, जिस तरह की बाकी चीजें आ रही हैं डिस्क्रिप्शन में वैसे ही वैसे आ ही, हाँ जाएंगी। जी। जो पिक्चर होगी ये फेच करनी, तो ये भी सिंपल ही है। इसको अपलोड करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम में सिखाऊंगा, ताकि तब तक आप उस लेवल तक पहुंच जाएं। जी। अच्छा, उसके बाद अब हमने ये देख लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वेरिएबल हटा देता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये तो मुझे एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, कुछ डाटा शो नहीं करना ना करो, लेकिन ये इस तरह से अनडिफाइंड इंडेक्स प्रोडक्ट आईडी ये वाला एरर तो ना दो मुझे। जी। तो इसका तरीकेकार क्या होता है, हम हमेशा जब गेट वेरिएबल या पोस्ट वेरिएबल भी जब भी इस्तेमाल करेंगे, तो हमने प्रॉपर एक रूल है, एक स्टेप ऑफ रूल है, वो हमने फॉलो करना है। वो होता है इज सेट। ये इज सेट जी। का एक मेथड है, जिसमें वो बताता है कि क्या ये सेट है या नहीं। जी। अब इसमें हम कहते हैं इज सेट, ये मेरा जो वेरिएबल है क्या ये सेट है या नहीं। और ये इज सेट आपका हमेशा आता है इफ के अंदर। जी। इफ के अंदर मतलब इफ की ये जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट, इसके अंदर यहाँ पर ये फंक्शन आता है हमेशा। ठीक हो। इसने इस फंक्शन का, इस पूरी लाइन का या इस पूरे सेंटेंस का मतलब है, इफ अगर सेट है, इज सेट ये वेरिएबल जो मैंने बताया है, तो उस वेरिएबल को वो वैल्यू सेट करो, नहीं तो उसमें नल पास करवा दो। जी। ये नल पास करवाने वाली बात मैंने अभी की नहीं है, वो एल्स पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब इसको कोड को बड़ा गौर से देखिएगा। अच्छा जी, अभी करते क्या, हम करते हैं कि इफ इज सेट, हमारे वेरिएबल का ये नाम है, इफ इज सेट, अगर ये सेट है तो करो ये कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसको ये वाला असाइन कर दो। अगर नहीं है तो करो ये कि प्रोडक्ट आईडी जो है इसको इक्वल टू या नल कर दो, अगर इंटीजर है तो जीरो कर दो। जी। अब जीरो पे कोई डाटा नहीं पड़ा होता, पर एटलीस्ट वो एरर नहीं देगा हम। जी। और यूजर के लिए, यूजर को तो नहीं पता ना, वो एक तो एकदम से परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या हुआ, पेज ब्लैंक आ गया। जी। तो यूजर की आसानी के लिए अभी मैं सिंपल लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह बाद में हम इसको बेहतर फॉर्म में बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक मिनट, हमारे पास जो आ गया, ये जो इफ है ना, इफ, जी। इसमें हम चेक कर रहे थे ना कि अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन जीरो हो तो ये वाइल लूप चले। जी। मतलब नंबर ऑफ रोज से मुराद ये है कि क्या डेटाबेस में ये डाटा है तो चले। ठीक हो। और अगर ये नहीं होता, इफ ट्रू नहीं होती, यानी कि ये जो ब्रैकेट है इफ की बंद हो रही है, तो फिर हम यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं ना, एक जी। एल्स कर दो, एको कर दो। अगर डाटा नंबर ऑफ रोज जीरो के इक्वल है तो एको कर दो नो रिजल्ट फाउंड, तक एटलीस्ट एक मैसेज चला जाए, एक मैसेज पता चल जाए, ये देखें नो रिजल्ट फाउंड। अच्छा जी। तो उससे पता चल जाता है कि ठीक है भाई, कोई रिजल्ट फाउंड नहीं है, या कोई पैरामीटर मिसिंग है, या कोई मसला है ऐसा। ठीक है, जी। तो ये था एक बेसिक लेवल का आपका गेट मेथड। जी।
जबकि पोस्ट मेथड आपका डिफरेंट होता है। वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई फॉर्म को डेटाबेस के अंदर सबमिट मतलब इंसर्ट करवाना हो। जी। पोस्ट मेथड में हम जाहिर बात है कि आज नहीं आएंगे, वो तो कल ही आएंगे। लेकिन अब एक दो चीजें और हैं जो आज मैंने आपको बतानी है। वो है, हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। मुझे पता है कि ये जो मैंने आपको आज चीज बताई है ये भी काफी मतलब लेंथी है, ये आपने करनी जरूर है। लेकिन जी। एक जी। और टॉपिक मैं आपको साथ में आज बता रहा हूँ, वो हमारा है सेशन का। ठीक। सेशन और डेटाबेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जी। अब इसको एकदम से बीच में लेके आने का मकसद क्या था? हम तो डेटाबेस कर रहे थे, हमने अपडेट एडिट डिलीट ये सब कुछ करना था। सेशन को लाने का मकसद ये था कि सेक्शन सेशन में आपको पहले भी करवा सकता था, सेशन अभी भी करवाए, कोई मसला उसमें नहीं है। सेशन, जब मैं इसकी लॉजिक आपको बताऊंगा कि सेशन होता क्या है, तो फिर आपके जहन में काफी कुछ चलेगा कि यार मैं डेटाबेस के साथ ये कर रहा हूँ, तो मैं उसमें सेशन लगाकर भी ये काम करवा सकता हूँ। जी। तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जिस तरह हम लॉगिन सिस्टम जो बना होता है, किसी यूजर को अपने डैशबोर्ड पर अपनी वेबसाइट पर लॉगिन करवाना होता है आपने, तो उसमें भी सेशन का बहुत अहम किरदार होता है। ठीक हो गया। अब सेशन होता क्या है और कहाँ कहाँ काम आता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेशन एक टेम्परेरी स्टोरेज है। जी। कुछ वक्त के लिए ये स्टोर रहेगा या उस वक्त तक के लिए स्टोर रहेगा जब तक आप सेशन को खत्म नहीं कर देते। ठीक हो गया। सेशन खत्म कैसे होता है वो तो एक अलग डिबेट चली जाती है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि सेशन को खत्म करने का बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय। जी। यानी कि डिस्ट्रॉय, तबाह करना। जी। ये सेशन का एक आम सा फंक्शन होता है जिससे जितना भी सेशन ऑन होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। ठीक है। और एक और तरीकेकार होता है सेशन खत्म होने का, वो ये होता है कि आपने ब्राउजर पे काम कर रहे हो, आप लॉगिन हो गए हो, पर आपने कर दी वेबसाइट बंद। अब कुछ देर बाद दोबारा चलाओगे तो अब वो लॉगिन जो हुए हुए थे वो आपको लॉग आउट कर चुका होगा और आपको कहेगा दोबारा लॉगिन करो। जी। ऐसे अक्सर हमारे साथ वेबसाइट्स पे होता है। तो ये जो चीज होती है ये सेशन पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक हो गया। सेशन आपके ब्राउजर के अंदर स्टोर होता है। जी। वो आपकी किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता, आपकी किसी कंप्यूटर स्टोरेज के ऊपर स्टोर नहीं होता, वो आपकी ब्राउजर की स्टोरेज के ऊपर स्टोर होता है। आपकी ब्राउजर की वो मेमोरी पे डिपेंड करता है, आपकी ब्राउजर को जितनी देर तक याद रहता है कि अच्छा आप हो वो, तो ठीक है चलता रहता है काम। जैसे ही आपका ब्राउजर भूल गया या आपने अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी, कुछ भी किया, सेशन के वो ब्राउजर के जेन से निकल गया ये कौन सा सेशन था, सेशन हो जाता है खत्म। जी। तो उससे हमारी जो है चीज लॉग आउट हो जाती है। अब सेशन का काम क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ ये काम आ सकती है। अब कभी कभार होता है कि यार हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट पेजेस पर घूमें फिरें, लेकिन यूआरएल के ऊपर हम वो वैल्यू पास ना करें जिससे हम गेट पैरामीटर पे कर रहे थे। वो तो हमें हर यूआरएल में जाके गेट पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। इतना हमारे पास वेला टाइम नहीं है कि हम हर यूआरएल को गेट पैरामीटर के मुताबिक सेट करें। पोस्ट मेथड यहाँ पे काम कर नहीं सकता, वो सिर्फ एक पेज की हद तक चलता है कि इधर से मैंने एंटर किया, अगले पेज तक पोस्ट मेथड गया, उस पेज को मैंने रिफ्रेश किया या मैंने पेज चेंज किया या मैं वापस पेज पे आया, मेरा पोस्ट मेथड खत्म हो चुका था। खत्म हो जाए। तो लेकिन जो सेशन है ना वो ऐसे नहीं करता, वो कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए, कोई एक आधे घंटे के लिए वो आपके हमरा रहता है, आपके साथ रहता है। जी। तो अब ये तो हमें समझ लग गई
कि सेशन है क्या और कहाँ कहाँ काम आता है। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लॉगिन सिस्टम बनाने में, इस तरह की चीजें स्टोर करवाने में ये काम आता है। जी। आज हम सिर्फ सेशन में सेशन को स्टार्ट करना देख लेते हैं। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन में भी नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। तो ये बेसिक ओवरव्यू मैंने देना था, इसको हम अभी करते हैं स्टार्ट। अब जी। सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। इसको स्टार्ट करने की कमांड वैसे तो होती है सेशन स्टार्ट, लेकिन जो बेहतर तरीके में लिखा हुआ है तो हम उस पर चलते हैं जी। सेशन देन PHP सेशन, ये आप जाके लिखेंगे अपने गूगल पर PHP सेशन W3 स्कूल, तो ये हमारे पास पहला आ जाएगा ऑप्शन। अब मैं इसको एग्जाम्पल को एक रन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास आ गई है। सेशन को स्टार्ट करने का फंक्शन ये होता है, जी। जब भी आपने सेशन कहीं पे भी इस्तेमाल करना है तो उस पेज पर सबसे पहले सेशन स्टार्ट होना जरूरी है। ठीक हो। अब हमने सेशन के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो वो कैसे करते हैं, तो उसका कोड है ये। जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं PHP की एको करवाना, हमें पता है ये वेरिएबल है सेशन का, मैं इसको बल्कि यहाँ पे हम एडिट नहीं कर सकते, हम अपना लिखते हैं यहाँ पर जाके। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं होम डॉट PHP में हूँ, मैं सबसे ऊपर यहाँ पर ये PHP का टैग है मेरे पास, तो मैं ये वाला सेशन स्टार्ट है ना, ये ले आता हूँ यहाँ पर कि भैया इस पेज पर सेशन स्टार्ट कर दो। जी। अब इसी पेज से मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलें एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम अभी, और इसको लिखने का तरीकेगा जिस तरह हमने पोस्ट और गेट मेथड लिखा था उसी तरह इस पोस्ट और गेट की जगह यहाँ पे सेशन आ जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा वेरिएबल का नाम आता है। जी। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम मेरा जी, मैं कहता हूँ माय नेम। अब माय नेम को मैं कहता हूँ हसन रजा। जी। अब सेशन में मैंने अपना नाम स्टोर करवा दिया सेशन के इस वेरिएबल में। जी। तो अभी मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, जाके अपने होम पेज पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा, जी। क्योंकि मैंने एको ही नहीं करवाया, लेकिन मैंने स्टोर करवा दिया है। अब लेकिन ये हुआ है कि स्टोर हो गया इस पेज को रिलोड करने पर। स्टोर खुद ही हो गया क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि ये क्लिक हो तो स्टोर हो। जी। मैंने डायरेक्टली क्या किया, सेशन स्टार्ट किया और ये छाप दिया। अब पेज जैसे जैसे ये वाला लोड होगा तब तब सेशन स्टोर हो जाएगा। ठीक हो। अब ये मैंने होम डॉट PHP की फाइल है जहां पर ये सेशन को मैंने स्टोर करवाया है। अब जी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेशन का ये वेरिएबल है मेरा, मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और मैं अपने चलो डिटेल पेज पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर एको करवा देता हूँ यही सेम चीज। और याद रहे कि हमने सेशन स्टार्ट यहाँ पर भी करवाना है, तो हम यहाँ पर भी एक बार सेशन स्टार्ट करवा देते हैं। अब मैंने यहाँ पे तो मैंने स्टोर करवाया था ना हसन रजा, इसके अंदर स्टोर कर दो। जी। पर यहाँ पे मैंने इसको ये नहीं बताया कि हसन रजा स्टोर करो, यहाँ पे मैंने सिर्फ एको करवा दी। जी। तो अब मेरे पास यहाँ पे तो ये तो मेरा होम पेज है, लेकिन मैं अगर किसी के डिटेल पेज पे जाता हूँ तो ये देखिए नाम उसने बता दिया हसन रजा। जी। तो यानी कि उसको उसके अंदर सेशन मेरा स्टोर हो चुका है। जी हो चुका। अब हम बार बार ये सेशन स्टार्ट हर पेज पे तो नहीं लिख सकते। जी। मतलब लिख तो सकते हैं, मतलब कितना गंदा लगेगा ना कि हर पेज पे बार बार सेशन स्टार्ट लिख रहे हैं। जी। तो हम क्यों ना अपनी एक हेडर जो फाइल है हमारी उसके अंदर ही एक ही बार कर देंगे, जी। तो वो सब पे ही हो जाएगा।
तो ये अब क्या है कि अभी भी मैं लोड करूंगा तो ये मेरा चल रहा है काम। हेडर की फाइल में मैंने सेशन स्टार्ट करवा दिया। अब जहां जहां मेरा ये वाला हेडर आएगा वहां वहां सेशन पहले से स्टार्ट होगा। जी तो बाकी डिस्ट्रॉय सेक्शन है उसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। वो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वो क्या उसे कहते हैं, या एक दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक डिस्ट्रॉय सेक्शन का फंक्शन होता है, एक अनसेट का फंक्शन होता है। तो हम इंशाल्लाह उसको भी डिटेल में बात करेंगे। मैं इसकी ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन में तब जाऊंगा जब हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू देना है ताकि आपके जहन में रहे कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी आगे पढ़नी है। खैर, अभी तक जो मैंने लेक्चर दिया इसमें कोई सवाल आपका? जी, नहीं कल करके देखेंगे इंशाल्लाह फिर। चलो ठीक हो गया। तो ठीक है ठीक फिर। है। जी ओके। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। भाई। वेरी गुड।